अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों से करेंगे। और पहले पोर्शन में हम एग्रीकल्चर के हवाले से बात करेंगे और उसके आगे एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ और फिर बहावलपुर के अंदर बहावलपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो ये ट्रेंड है कि एग्रीकल्चर और बड़ा खूबसूरत रकबा जो शहरों के साथ होता है, बड़ा पक्का रकबा और बागात, उसके ऊपर जो लोग हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते हैं लेकिन उनके ख़ानदानी पेशा उनका एग्रीकल्चर ही होता है, उनके साथ भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और इस तरफ जो है वो क्यों आए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर जनाब जमशेद खालिद सिंधु साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त एग्रीकल्चर की ख़ास तौर पर कॉटन की जो सूरत हाल है उसको डिवीज़न में जो है वो कैसे देख रहे हैं, गुज़श्ता साल की निस्बत इस दफ़ा कैसे है, क्योंकि पिछले साल तो काश्तकार भी बड़ा परेशान था और इस दफ़ा सीड की वजह से ज़्यादा परेशान था, तो क्या सूरत हाल है सर? अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो पिछले साल भी हमारी जो कपास की काश्त थी डिवीज़न में वो तकरीबन 18 लाख एकड़ के करीब थी और मौसम आखिरी जो स्पेल आया हमारा बारिशों का, उससे पहले तक हमारी फसल बहुत बेहतर हालत में जा रही थी। पिछले साल हम ये कह सकते कि हमारा क्रॉप स्टैंड बहुत अच्छा था, प्लांट पॉपुलेशन हमारी 18,000 एकड़ के करीब थी पिछले साल, और उसके बाद उसकी ग्रोथ रेट उसका बहुत अच्छा था, फ्रूटिंग का ट्रेंड बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत मेहनत से उसकी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स की। लेकिन हमारी बैड लक कि जब पीक पे आई हमारी क्रॉप तो बारिशों ने हमारी फसल को घेर लिया और आप देखें शायद रिकॉर्ड बारिशें हुई थी और वो बारिश उस टाइम हुई जब हमारी फ्रूट सेटिंग हो रही थी और बारिशों के साथ अंधेरी थी, बहुत तेज़ हवाएं थी। ऊपर वाला फ्रूट जो कि ज़िम्मेदार के लिए बचत का सबब बनना था वो सारा फ्रूट बारिश की नज़र हो गया और मैं कह सकता हूँ कि 8 से 10 मन जो पिछले साल हमारी कपास को लॉस हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो 4-5 दिन 6 दिन की बारिश की वजह से हुआ। तो वो मुसलसल बारिश रही। अगर इसमें होता है अगर एक दिन बारिश होती है दूसरे दिन धूप निकल आती है तो उसका उतना नुकसान नहीं होता। अगर मुसलसल 2-3-4 दिन बारिश रहती है तो आप वो जो बनोला जिसे हम कहते हैं जो सीड है, जब उसके अंदर मॉइस्चर मुसलसल ज़्यादा दिन तक रहती है तो वो बनोला जो है ना उसकी रॉटनिंग हो जाती है। इस वजह से हमें बुरी तरह लॉस आया। अदरवाइज़ पिछला साल हमारी कपास का बड़ा अच्छा साल जा रहा था, लेकिन वो कुदरत के काम है। हमें अफसोस ये है कि हमारी फसल पक्की फसल को नुकसान हुआ। इसके मुकाबले में हमें ये डर था इस साल के लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे और वो हमारा शायद कपास का रकबा कम हो जाए। सही। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अपनी सब्सिडी की पॉलिसीज़ अनाउंस की, जो हमारे फील्ड वर्कर्स ने मेहनत की, ज़िम्मेदार को मुतमईन किया, इस साल भी हमारा कपास का रकबा कम नहीं हुआ। अच्छा। हमारा टारगेट जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट है उसकी हम तकरीबन 99% के करीब हम पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल की निस्बत जो हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। अच्छा। इस साल हमारा टारगेट थोड़ा सा इंक्रीज़ था, वरना हम अपने पिछले साल के टारगेट के मुताबिक 17,60,70,000 एकड़ के करीब इस साल भी काश जो है वो कंफर्म हो चुकी है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बहावलपुर डिवीज़न की बात करें तो पंजाब में बहावलपुर मेरे ख्याल में टॉप पे होता है गंदम और कपास के रखने की। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अब अगर हम गंदम की बात करें तो मेजर पोर्शन जो है वो प्रोक्योरमेंट का बहावलपुर डिवीज़न से पूरा होता है, और अगर हम कपास की बात करें तो देखें 4.5 मिलियन से नीचे होती है कपास, उसमें 1.8 मिलियन तो बहावलपुर में है। सही। और मेजर पोर्शन है हमारा कपास का, और कपास के लिए या गंदम के लिए सबसे बेस्ट डिवीज़न जो है वो हमारी बहावलपुर ही है। इस साल जैसे जो आपने पहले सवाल किया है सीड का, नो डाउट सीड का इशू था, क्योंकि पिछले साल कपास पर बारिशों की वजह से प्राइवेट कंपनीज़ वाले जो हैं वो भी अपना पूरा सीड नहीं बना सके। सीड कॉर्पोरेशन वालों को भी जर्मिनेशन का बहुत प्रॉब्लम आता रहा। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेंड है कि ज़िम्मेदार अपनी फसल का बीज खुद रखता है। अच्छा सर, अगर इस दफ़ा बीज अच्छा नहीं मिला और ज़ाहिर बात है कि गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि जो 50% तक भी जिसकी जर्मिनेशन है उसको भी मार्केट कर सकते हैं, उनको उन वैराइटीज़ को भी वो अप्रूव किया गया, तो आपको लगता है कि आने वाला साल जो है वो कपास के लिए और कपास के काश्तकार के लिए कोई मुश्किल साल साबित हो सकता है सीड की अवेलेबिलिटी के हवाले से? देखिए इस साल फिर जो असेसमेंट है मौसमियात की उसमें जुलाई अगस्त में बारिशें ज़्यादा हैं। सही। कपास के लिए बारिशें
हमेशा नुकसानदेही होती हैं, इसका फ़ायदा कम होता है और नुकसान ज़्यादा होता है। सही। अगर तो ये मैच्योरिटी के करीब जाके बारिशें नहीं होती तो ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, पेस्टिसाइड सीड कंपनीज बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो खुद ही अच्छे फील्ड ढूंढ के वो अच्छा सीड ज़्यादा बनाएंगी पिछले साल के, और ज़िम्मेदार खुद भी अपना सीड अच्छे फार्म से रखने की कोशिश करेगा। और इंशाल्लाह ताला मैं नहीं समझता अगर इस साल हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं आया तो इंशाल्लाह ताला अगले साल भी शायद इतना ज़्यादा इशू ना आए। अच्छा सर, बहुत सारे अब हम जो एग्रीकल्चर के दूसरे ममालिक हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ पर नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। जो कन्वेंशनल ये है अपनी आपकी काश्त है, इससे लोग जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है भावलपुर डिवीज़न का जितना पोटेंशियल है उसमें भावलपुर भी हो गया और रोही का इलाका भी उसमें हो गया, तो क्या इसमें कुछ जिद्दत की तरफ लोग जा रहे हैं? मतलब आप सब्जियों में देखें तो टनल की तरफ आ रहे हैं, फ्रूट्स में देखें तो हाई डेंसिटी, सेमी और अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ आ रहे हैं। तो कपास और गंदम की फ़ी एकड़ से ज़ाहिर बात है अभी हमारी ज़मीन जो है वो सुकड़ रही है, उसके ऊपर कॉलोनियाँ बन रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, मार्केट्स बन रही हैं, तामीरात हो रही हैं। तो क्या इस तरह भी कोई जाया जा सकता है या कोई प्लान्स हैं या इस पर कोई काम हो रहा है कि लोग जो है वो जिद्दत की तरफ जाएं और 1 एकड़ से अगर वो 50 मन फॉर एग्ज़ाम्पल गंदम ले रहे थे तो उससे वो 80 मन और 100 मन तक जाने की कोशिश करें? जी बिल्कुल ऐसे है। ये असल जो जिद्दत है वो तो आती है सर वैरायटी के ज़रिए। सही। गंदम में भी हमारी अब हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आ रही हैं तो उससे ज़्यादा पैदावार हासिल होगी। कपास पे इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि कपास के सीड के लिए नई टेक्नोलॉजी जो है वो अपनाई जाए और नए जीन्स लाए जाएँ ताकि इसकी पैदावार में इजाफा हो। जिद्दत ज़रूर आई है, अब भी जिद्दत आई है। अगर आप थोड़ा सा पीछे देखिए तो हमारे पास फ़ी एकड़ जो हमारे पास प्लांट्स थे वो 8-10 हज़ार एकड़ होते थे। हम 8-10 हज़ार एकड़ से 20-22 हज़ार एकड़ पे आ गए हैं और अब हमारे पास ऐसी वैरायटीज़ भी आ रही हैं जो इंशाल्लाह ताला अगले साल वो 30-35 हज़ार प्लांट पॉपुलेशन जो है वो फ़ी एकड़ पे हम पहुंच जाएंगे। तो ज़राअत में यही जिद्दत होती है सही कि उसके अच्छे सीड आएँ, बैलेंस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाए, नए ग्रुप्स आएँ पेस्टिसाइड के, यही जिद्दत है और इस पे काम भी हो रहा है और ये आ भी रही है। अच्छा सर, पिछले दफ़ा की अगर हम बात करें तो पिंक बॉल वर्म और वाइट फ्लाई, ये 2 चीज़ें थीं जिसने काश्तकार को भी मौशी नुकसान पहुंचाया और ओवरऑल जो हमारी कॉटन की प्रोडक्शन थी उस पर भी असरअंदाज हुई। तो इस दफ़ा की क्या सूरत हाल है? महकमा ज़राअत एक बड़ा मेजर स्टेक होल्डर है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हवाले से, एग्रीकल्चर आउटपुट के हवाले से। तो इस दफ़ा क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान्स हैं इनको कंट्रोल करने के हवाले से और क्या एडवाइजरी दी जा रही है? जैसे पिछले साल हमारी फसल जो ख़राब हुई थी वो उसके 3 फैक्टर थे। 2 तो आपने बताए, तीसरा बारिश था। बारिश जो कि कुदरती आफत है उसको हम भूल जाते हैं। बाकी 2 चीज़ें थीं, पिंक बोलवर्म और वाइट फ्लाई। पिंक बोलवर्म के लिए पिछले साल हमने एक मैसिव कैंपेन चलाई थी जिसे हमने ऑफ सीज़न पिंक बोलवर्म मैनेजमेंट का नाम दिया था। इसमें हमने हर ज़िले में एक तहसील चुनी थी। जैसे भावलपुर में हमारे पास हासलपुर था, भावलनगर में हमारे पास चिश्तियाँ थी और रहीम यार खां में लियाकतपुर था। इस पे हमने इतनी मैसिव कैंपेन चलाई ऑफ सीज़न के लिए कि जितने भी उस इलाके के ज़िम्मेदार थे वो तमाम ऑन बोर्ड किए। हमने उन्हें ये बताया कि हम आप चाहते हैं कि आप अपना जो ये कॉटन स्टिक्स हैं, जो छड़ियाँ हैं, ये ज़रूर रखें, ये आप अपने बालन के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इनके साथ लगे हुए जो बचे खुचे टींडे हैं जो पिंक बोलवर्म की वजह बनते हैं, इनको आप ज़ाया करें। बल्कि ज़ाया ना करें, इनको आप लें। और फिर उसके बाद हमने मीटिंग्स की भट्ठा वालों के साथ और हमने उनकी प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया कि वो वहाँ से तोड़ें, अपनी छड़ियों को साफ़ करें, जितना भी कचरा है वो भट्ठे वालों को भेज दें। और पिछले साल ये भट्ठे पे इसका रेट जो है वो 120 से शुरू होकर 180 रुपये मन तक गया है और बहुत ज़्यादा टनेज जो है वो भट्ठे वालों ने ये ख़रीदी है। इसका रिज़ल्ट ये पॉजिटिव ये आया कि अब जो पिछले 15 दिन की जो पेस्ट स्कॉटिंग रिपोर्ट आई है, इन 3 तहसीलों में ही पिंक बोलवर्म के हॉटस्पॉट जो हैं वो कम आ रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि हमारी कैंपेन ने अच्छा खासा रिज़ल्ट दिया है और इस साल हम इंशाल्लाह ताला इसको पूरी डिवीज़न पे लॉन्च करेंगे और हम हर घर हर ज़िम्मेदार को ये बावर करवाएंगे कि आप लोग बचे कुछ टिड्डे जो हैं, अव्वल तो उनको सबसे पहले तो आप इनको खेतों में साफ़ करें। मसलन उसमें भेड़ बकरियां चराएं,
उससे ये बहुत अच्छा सलूशन निकलता है। अदरवाइज़ उसको छड़ियाँ काटने से पहले ही ये जो टींडे हैं इनको तोड़ लें, तोड़ के भट्ठों वालों को बेच दें। सही। अगर फिर भी बच जाएंगे तो फिर जो लोग अपने घरों में लेके जाएंगे वहाँ फिर दोबारा हम इनकी सफाई करवाएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये कैंपेन पिछली दफ़ा बहुत कामयाबी से चली है और उसके अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। अगले साल भी ये कामयाबी से चलेगी और इसके बेहतर रिज़ल्ट्स आएंगे। इस साल इंशाल्लाह ताला पिंक बोलवर्म का वो हमला नहीं होगा जो पिछले साल था। बाकी रहेगी वाइट फ्लाई के नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं और उसमें हम ज़िम्मेदार को कहते हैं कि वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी स्प्रे मशीन का अच्छा होना। बिल्कुल सही। अच्छी कवरेज देंगे तो ये कंट्रोल होगा। इसके लिए पेस्ट कोटिंग ज़रूरी है। पेस्ट कोटिंग करें, हॉट स्पॉट आने से पहले स्प्रे करें और स्प्रे टाइम बहुत मैटर करता है। सुबह करें, सबसे ज़्यादा बेटर टाइम है रात, शाम से रात में करते रहें। इसका अच्छा रिजल्ट है। अच्छा स्प्रे मशीन, अच्छी प्रोडक्ट की सिलेक्शन अच्छे टाइम पे करें और उसकी कवरेज अच्छी स्प्रे मशीन से करें तो इंशाल्लाह ताला वाइट फ्लाई भी कंट्रोल हो जाए। आखिर में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि लोगों का एक अमूमी जब हम उनसे बात करते हैं कि क्या हालात हैं और महकमा ज़राअत, दो चीज़ें वो कहते हैं। एक तो महकमा ज़राअत कुछ नहीं कर रहा, दूसरा पेस्टिसाइड कुछ नहीं कर रही। जब वो स्प्रे करते हैं तो वो भाई असर नहीं करती। मतलब जितने भी आप काश्तकारों से पूछ रहे हैं वो यही कहते हैं कि कुछ नहीं। तो इसके ऊपर क्या कहें? नहीं, मेरा आपसे ये इख्तलाफ होगा, जितने फार्मर से नहीं, कुछ लोग ये बात करते हैं और ये अमूमन वो बात करते हैं जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके नौकर स्प्रे करते हैं, जिनके दूसरे लोग वो जो है ना वो ठेकेदार स्प्रे करते हैं। जो मालिक, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप किसी ऐसे फार्मर को इंटरव्यू करें जो खुद स्प्रे करता है, जो खेत में जाता है और ख़ुद स्प्रे करता है। अगर आप उसके व्यूज़ लेंगे तो वो मुतमईन होगा। लेकिन आपको ये भी लगता है कि कहीं उसकी टेक्निक्स में भी इशू है? मेजर इशू ही टेक्निक है। आप किसी भी फॉर्म पे चले जाएं, एग्रीकल्चर के किसी भी फॉर्म पे चले जाएं, चाहे वो छोटा ज़िम्मेदार है या बड़ा ज़िम्मेदार है, मेरी जजमेंट है, मेरा सर्वे है कि उसके पास जो सबसे कमज़ोर इम्प्लीमेंट होता है ना वो स्प्रे मशीन होती है। सही। हम उसे कहते हैं भाई सबसे अहम हथियार ये है और सबसे कमज़ोर आपके पास ये है। तो जब देखें कंट्रोल के लिए, जैसे मैंने गुजारिश की, 5-6 पैरामीटर हैं, उसमें से अगर कोई एक भी मिस करते हैं तो फिर कंट्रोल नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जनाब जमशेद खालिद सिंधु साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर डिवीज़न। और हमारी कोशिश वैसे हर प्रोग्राम में यही होती है कि लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें जो हैं वो एडवाइज़री भी हो। महकमा जो एडवाइज़री दे रहा होता है काश्तकारों, हमारे प्रोग्राम तक जो है वो पहुँचती है काश्तकारों तक हमारे प्रोग्राम के ज़रिए, तो हम वो भी दें। और जो नई चीज़ें हो रही हैं, और अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में जो लोग एग्रीकल्चर जो काश्तकारों के नुमाइंदे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात करें। और जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे और फिर एग्रीकल्चर उन्होंने छोड़ी है, उनसे भी बात करेंगे। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ ऑर्चर्ड कर रहे हैं, बागात के हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। तो इस पोर्शन में हम बात करेंगे ख़ुसूसी तौर पर जो लोग अपने बाप दादा से या बाव अजदाद से एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता थे, अब भी कुछ हद तक तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन अब वो डाइवर्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो उसकी क्या वजह है? प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी आलमगीर गुजर साहब। बुनियादी तौर पर अपने बाप दादा से जो है वो काश्तकारी के शोबे के साथ भी मुंसलिक हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से अपनी ज़मीनों को जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं हाउसिंग सोसाइटियों में। आलमगीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये फरमाइएगा कि आपके दादा, आपके वालिद साहब एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता थे, आप अब कितना हद तक एग्रीकल्चर को टाइम दे रहे हैं और एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और कितने फ़ीसद आपको अंदाज़ा होगा कि अब आप एग्रीकल्चर से अपना बिज़नेस जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ का उस तरफ जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, तशरीफ़ लाए और मुझे अल्फाज कहने का मौका दिया आपने इस बारे में। हम बेसिकली माइग्रेटेड लोग हैं, आबादकार हैं और हमारी बुनियाद ज़िम्मेदारा है। हम तकरीबन, मेरे बाप भी मेरे दादा भी इधर माइग्रेशन के बाद आए और हमने ज़िम्मेदारे में हमें अलाटमेंट हुई और हमने किरदार अदा किया जो भी हो सकता था हस्ब तौफीक। ज़िम्मेदार के लेके आपने एक सवाल किया कि ज़िम्मेदार कन्वर्ट हो रहा है अपनी ज़मीनें बेच बेच के दूसरी चीज़ों में,
उसमें बुनियादी वजह ये है जी, मेरा ख्याल है 60 ईयर्स हो गए हैं आई थिंक पाकिस्तान को बने हुए। बिल्कुल सही। तो उसमें जो भी आगे इंसान की नस्लें दर नस्लें आ रही हैं, अगर किसी के पास मुरब्बा था तो अब उसके बच्चों के आगे बच्चे हो गए तो 2-2 एकड़ आ गए हैं। बिल्कुल सही। दूसरी साइड अगर गवर्नमेंट को हम देखें तो गवर्नमेंट के पास कोई इतनी मजबूत कह लो या खुशहाल पॉलिसी नहीं है जिसके ऊपर ज़िम्मेदार अपना गुज़र बसर कर सके। बिल्कुल सही। हालात मुल्क की इस तरह के हैं। मैं किसी भी हुकूमत को तनकीद नहीं करूँगा, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूँगा, जितनी भी हुकूमतें आई या नई अब हुकूमत आ रही है, कोई भी पॉलिसी इस तरह की नहीं नज़र आ रही किसी भी सिलसिले में कि ज़िम्मेदार का कोई गुज़र बसर हो सके। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का पूरा एक सिस्टम ज़राअत के ऊपर मुंसलिक करता है। अपने हमसाया ममालिक देख लें, हम पाकिस्तान को उसके निस्बत कंसीडर करें तो किसी भी हुकूमत ने, इनको अभी 2 साल हुए हैं, किसी भी हुकूमत ने ज़िम्मेदारी के ऊपर कोई भी अपना प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स नहीं दिया। अल्फाजों की हद तक ज़रूर दिए हैं। जब हमने ओवरऑल कैलकुलेशन की तो मेरा ख्याल है हमें 4-4.5 मुरब्बों में से 200 या 250 रुपया बचा। अच्छा। ज़िम्मेदार आप कोई भी उठा के देख लें, हम दरियाई बेल्ट के लोग हैं, उधर हर बंदा, मेरा ख्याल है कि हर बंदा कर्जे के नीचे डूबा हुआ है। सिंगल बंदा कोई भी आप उठा के, आप ज़रूरी बैंक का रिकॉर्ड उठा के देख लें, कोई भी ज़िम्मेदार नहीं बचा होगा हमारे समेत। बिल्कुल सही। कि वो मजबूर ना हो कर्जा लेने पे। इसकी क्या वजह कि वो जितना खर्च कर रहा है उतना उसको मिल नहीं रहा? आपको ये भी लगता है कि अब ज़मीन कम हो रही है तो काश्तकार को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए? जो ज़मीन उसको कोई 10 मन दे रही थी मिसाल के तौर पर, अब उसको उसी ज़मीन से 20 मन लेना होगा। क्या आपको लगता है कि हमारे रिसर्च इदारे, हमारे ज़राअत के इदारे जो हैं वो भी काश्तकार को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अब इस एकड़ से आपने ज़्यादा कमाना है? सर, जहाँ तक मुझे इल्म है इस चीज़ का, मैं इतनी गुजारिश करूँगा आपसे कि कोई भी हुकूमत, मैंने जैसा कि पहले गुजारिश की, जब तक हम अंदर से खलूस नीयत से, नीयत के ऊपर दारोमदार होता है कामों का, खलूस नीयत से अवाम भी और हुकूमत भी, मैं अकेला हुकूमत को भी नहीं क्रिटिसाइज़ करूँगा, जब तक वो अपनी पॉलिसी, अपने रिसर्च वर्क और अपने आप देखिए, आप सीड को उठा लें, ये जो बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर पूरी खेती ने बेस करना है, बुनियाद है हमारा, उस पर रिसर्च नहीं है तो बाकी तो खर्चे एक साइड पे रह गए। बिल्कुल सही। तो ज़ाहिरी बात है इस दफ़ा भी कपास के साथ जो सूरत हाल बनी कि जी 50% वाली जो जर्मिनेशन थी उसको भी बीज को इजाज़त दी गई, लोगों ने 25% वाला भी, और मतलब अगर किसी 1 एकड़ में 8 केजी या 10 केजी या 5 केजी था तो उसको डबल किया गया, डबल से भी ज़्यादा किया गया। तो आपको लगता है कि जब तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे नहीं जाएंगे, और दूसरा ये कि छोटे काश्तकार को आप कैसे देखते हैं कि उसका सर्वाइवल कितना मुश्किल है इस वक्त, गुजारा जो है? सर, जहाँ तक है बात रिसर्च वर्क की, मैं दोबारा अपनी वही बात रिपीट करूँगा कि ये काम है गवर्नमेंट का, ये काम ज़िम्मेदारों का नहीं है। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट को इस बारे में अपनी ज़िम्मेवारी उठानी चाहिए और एक गरीब आदमी का, गरीब काश्तकार का, उसको दर्द महसूस करना चाहिए ताकि वो इसमें रिफॉर्म्स लेके आएँ। बिल्कुल सही है। बिजली के बिल हैं, ट्यूबवेल हैं, हमारे पास सबसे बड़ा असासा हमारा पानी था, सतलुज रिवर था, वो हमारे पास नहीं रहा। वो एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी के तहत हमारा पानी छीन लिया गया। और आप हल्का उठा के देख लें कि उस दरिया का कितना हल्का है, कितना हल्का है, जो बगैर दरिया के एक पानी के ऊपर मुनहसर है। बिल्कुल सही। नहरों का पानी है वो 70-80% शुमाई, हम कहते हैं शुमाई है। 6 माह नहर आती है और 6 माह नहर नहीं आती। पानी के बिल आप उठा के देख लें तो एक गरीब आदमी यार जिसने 50,000 कमाना है, लाख रुपया उसका साल का खर्चा होता है। अब लाख रुपया खर्चे में वो बचाए एक सफ़ेद पोश आदमी कैसे मतलब सरवाइव करे? वो तो जब तक नहीं कर सकता जब तक गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ ना चेंज करे, गवर्नमेंट इसको संजीदा ना ले। अल्फाजों की हद तक कोई भी हुकूमतें हो, पिछली हो अगली हो, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन कम से कम उनको ज़राअत के शोबे पे उनको बड़ी गौर व फिक्र करनी चाहिए। और बड़ी बदकिस्मती है, जितने भी साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी में भी
ज़िम्मेदार तबके से थे, बिल्कुल सही है। उनको ज़िम्मेदार का दर्द था, लेकिन उन्होंने भी प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया। बिल्कुल सही, बातों की हद तक। अच्छा, एग्रीकल्चर के साथ साथ आप समझते हैं, क्योंकि आप लाइफ स्टॉक भी साथ जो है वो कर रहे हैं, तो जो हमारा काश्तकार अगर एग्रीकल्चर से उसको नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि लाइफ स्टॉक का जो सेक्टर है वो ज़रा उसको ताकत दे सकता है कि चले वहाँ से उसको कुछ नहीं बचा तो दूध से, जानवरों से, गोश्त से उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल सकती है, तो उसको इस तरफ भी आना चाहिए साथ? सर जी, इस तरफ आना नहीं चाहिए, आया हुआ है ज़िम्मेदार। पहली बात तो मैं आपकी ये कंफर्म कर दूं, जितने भी ज़िम्मेदार हैं उन्होंने गायें, भैंसें, बकरी, जिसकी जो भी कैपेसिटी है उस हद तक उसने अपना माल रखा हुआ है। हम भी ज़िम्मेदार आदमी हैं, हमने भी अपनी हैसियत के मुताबिक अपना माल रखा हुआ है, गायें, भैंसें, बकरियां, घोड़े। अब हमें एक चीज़ जो हमने आगे उनको प्रोवाइड करनी है वही हमें इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी, हमें उनका खाना भी मुश्किल हो जाएगा। अपना खाना तो वैसे ही दुब्बर हुआ पड़ा है हम लोगों का। सही। लेकिन मेरा ख्याल है उनको लाइफ स्टॉक के बारे में आप देख लें कि बहावलपुर में, अपने हम ज़िले की बात करेंगे, एक मेन हॉस्पिटल है। बिल्कुल सही। अमला उनका भी, मतलब मैं उन पे भी मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता आपके प्रोग्राम से तो से, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि अपनी ड्यूटी उनको सही तरह अंजाम देनी चाहिए। हमारी एक गाय अगर किसी गरीब आदमी की बीमार यजमान में होती है तो 10,000 तो बेचारे को किराया लग जाता है। उसकी अगर लाख, 1.5 लाख या 2.25 लाख की भैंस है, उसका तो बेचारे का घर पूरा हो गया साल का ही, एक गाय भैंस से। बिल्कुल सही। तो बाकी वही बात ही है, जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी सर, लाइफ स्टॉक को ले लें, जो बुनियाद है, एक घर है उसकी अगर ईंटी हम आगे नीचे कच्ची रखेंगे और ऊपर पक्का करता रहेंगे तो उसकी बुनियाद नहीं आखिर ख़त्म हो जाएगी। बुनियाद आखिर ख़त्म हो जाएगी। कितनी देर तक सर्वाइव कर लेगा। अच्छा आलमगीर भाई, हम जिस जगह पर बैठे हैं ये जी सिविल हॉस्पिटल के इर्द गिर्द का इलाका है और सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल हम सामने बैठे हैं। यहाँ पर ये जो ज़मीन है वो बड़ी शानदार ज़मीन है, मैं समझता हूँ सब्ज़ियों के हवाले से यहाँ पर बहुत रिच ज़मीन इसको समझी जाती है। ये ज़मीन आपको लगता है कि अगर एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती तो ज़्यादा इनपुट दे सकती थी, और अब ये कॉलोनियाँ जो हैं वो तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि कॉलोनियों के साथ साथ आप एग्रीकल्चर को भी साथ साथ कुछ ज़िंदा रखेंगे, चलाएंगे, या इसको इस खित्ते में कम से कम एग्रीकल्चर को तो बूस्ट होना चाहिए? इसमें जी अगर अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। कोई भी इंसान अगर मुखलस दिल से, सच्चे दिल से सोचता है तो कोई भी बंदा अपनी बुनियाद नहीं छोड़ता। बिल्कुल सही। हम बुनियादी तौर ज़िम्मेदार हैं, हत्तुल विसा हत्तुल इम्कान हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ज़िम्मेदारी को ना छोड़ें। जहाँ तक बात रहेगी जो शहर के नज़दीक ज़मीनें हैं उसमें हमने भी सेल की अपनी ज़मीनें, कुछ लेके हमने आगे कॉलोनियाँ बनाई, सेल की और कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा ये है कि जिस भी हम ज़िम्मेदार से या अपनी भी हम प्रॉपर्टी देते हैं, एक ज़रई को हम सकनी करते हैं, तो वो हमें उतनी आमदन नहीं दे रही होती। किसका दिल करता है, धरती माँ है। बिल्कुल सही। तो किसका दिल करता है सेल करने को? आखिर बंदा मजबूर होके या अपने मफादात देख के तो इस चीज़ को, जो चीज़ें शहर के करीब, शहर में मतलब ज़मींदारों की ज़मीनें आ रही हैं, चले किसी की एकड़ थी उसने मुरब्बा बना लिया जाके, वो उस पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आखिर तो में मैं ये पूछूंगा कि आपको लगता है कि मुस्तकबिल एग्रीकल्चर के हवाले से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के हवाले से और काश्तकार की बेहतरी के हवाले से कोई मुस्तकबिल में कोई लाइन नज़र आ रही है, कोई शमा, कोई रोशनी नज़र आ रही है? सर अभी जो रिसेंटली बजट अनाउंस हुआ है PTI की तरफ से, मेरा नहीं ख्याल कि उस पूरे बजट में ज़िम्मेदार को लेके कहीं रिलीफ मिला है। आप खाद उठा लें, आप स्प्रे उठा लें, बिजली के बिल ट्यूबवेल के उठा लें, ज़िम्मेदार का तो यही है सारा कुछ। मेरा नहीं ख्याल कि उस बिल में प्रैक्टिकली चलें कागज़ों में ही आ जाता, लेकिन हम उसको लेके बड़े ही मायूस हुए हैं इस बिल को लेके PTI को, कि उनको कुछ ना कुछ गरीब आदमी की आवाज़, एक ज़िम्मेदार की आवाज़, एक गरीब तबके की आवाज़ उनको उठानी चाहिए थी। माजरत के साथ हमें प्रैक्टिकली उसमें ये नज़र नहीं आया अभी तक। तो आगे अल्लाह ताला अगला बजट आए, अगर हुकूमत रही तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं जी, आगे भी करते आए हैं, आगे भी करेंगे। कोई अल्लाह ताला निगाह करम हुक्मरानों की, ज़िम्मेदारों की तरफ, एक गरीब आदमी की तरफ, एक गरीब लोगों की तरफ ये देख लें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी और खुशी होगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी आलमगीर गुजर आपका, आपके वक्त का। यहाँ हम डेरे पे बैठे थे तो अभी कुछ मेहमान जो हैं वो भी इनके यहाँ पर, जाहिर बात है कि डेरे का सिलसिला है तो आए बैठे हैं। तो
ज़ाहिरी बात है जो काश्तकार है वो अपनी धरती को अपनी आज भी अपनी माँ समझता है और उसके साथ जुड़ा हुआ है। और काश्तकारी जैसे ये कह रहे थे कि 5 मुरब्बे काश्त की और उसमें से कुछ 400-500 रुपया जो है वो सिर्फ बचा। तो ये पोर्शन हम कर रहे थे एग्रीकल्चर कन्वर्टेड टू जो कन्वर्ट हो रही हैं हाउसिंग कॉलोनी के हवाले से, तो उनके क्या रिजर्वेशंस क्या हैं, लोगों के मसाइल क्या हैं। अभी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के हवाले से ज़रा चल के जो है वो बात करेंगे कि एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो हैं और ख़ास तौर पर जो किसान तंजीमें हैं वो एग्रीकल्चर को कैसे देख रही हैं, पॉलिसीज़ को कैसे देख रही हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं आज प्रोग्राम में एग्रीकल्चर के हवाले से। तो इस वक्त हम बात करेंगे एग्रीकल्चर पॉलिसीज़। पिछले कोई हम 10 साल का जायज़ा लें तो काश्तकार कहाँ खड़ा है। मैं बहावलपुर में मौजूद हूँ और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की अगर हम किसान बोर्ड की बात करें तो किसान बोर्ड जो है वो इसको कैसे देखता है तमाम मामलात को। मरकज़ी चेयरमैन पाकिस्तान किसान बोर्ड जनाब जाम हजूर बख्श लाड़ साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं। बहावलपुर में गर्मी भी है लेकिन इस वक्त शुक्र है कि हल्की हल्की हवा जो है वो चल रही है। जाम साहब बहुत शुक्रिया तुहाडे वक्त दा। अज दा प्रोग्राम असां दूसरे टॉपिक्स हैं। एक तो है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करना पे तुहाडे नाल एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ जो थे तो वाल असां ये भी देखसूँ कि जेह्ड़े लोग एग्रीकल्चर कन्नै मायूस थी ते अपना ज़मीनां विकेंदे पैन उंदे उत्ते डिवेलपमेंट्स करवांदे पैन उंदे उत्ते हाउसिंग सोसाइटीज़ बने पैन उन्हें दे नाल भी असां डेफिनेटली गाल करेसूँ। ते तुसां ये फरमेसो कि ई वेले पिछले 10 साल का जायज़ा गिनो मौजूदा हुकूमत एग्रीकल्चर एमरजेंसी उनका निफाज सब्सिडी कित्थां खड़े हैं असां काश्तकार कित्थां खड़े और ख़ास तौर पर जेह्ड़े 25-26 रुपए जरा पेट्रोल ते उनकी मसनूआत इजाफा थे हूँ तो बाद काश्तकार कित्थां खड़े क्या रहे। शुक्रिया अथर लशारी साहब और तुहाडे चैनल का भी शुक्रिया कि तुसां मुतवातिर किसान दी महरूमियां दे हवाले दे नाल किसान दे मसाइल दे हवाले दे नाल और फौरी तौर पर जोड़े मसाइल हैं उनके हवाले नाल और पिछू जरा किसान मामलात जरा ये तय करेंदा है ये दुख का सफ़र तय करेंदा है ये किसान नाल आके तुसां शरीक गुफ्तगू जोड़े थींदे वे असा इवें पता लगदे कि सारे भी कोई हमदर्द है और कोई सारे जख्में दे के मरहम रखें दे। जहाँ तक हुकूमत पॉलिसियां दा मौजूदा दा है और ही कने पलट के देखूँ तो गुज़श्ता 40 साल दा है। यकीन जानो सब इवें महसूस थींदे जेड़ी भी इन्हें दी कोई पॉलिसी आंदी है वो किसान दे मफाद कोई पॉलिसी कहनी होंदी इवें लगता पे होंदे अगर कपाह दे बारे कोई पॉलिसी बनेंदे पे होंदे तो ये एप्टामा और जिनर्स दी जी ख्वाहिशात के मुताबिक चलते पे होंदे। सही अगर गंदम के बारे कोई पॉलिसी बनेंदे पे होंदे तो ये अपने प्रोक्योरमेंट को जड़ा है अपनी खरीदारी को सेफ करेंदे पे होंदे और अपने आप को ये समझते पे होंदे अस गंदम किवें खरीद करनी है जिम्मेदार को किवें लुटनी है। अगर गन्ने की पॉलिसी को बनेंदे पे होंदे तो ये शुगर मिल माफिया जड़ा नून पीपल्स पार्टी PTI काफ और जेड़े भी हुकूमत हैं सारे दे सारे ये हराम खोर जेड़े हैं ये इन्हां मिलों के मालिक हैं जेड़े को मैं गिण सुना और सारे को हुकूमत मिले कई साल गुज़श्ता 5 अशरे को या 6 अशरे को हुकूमत करेंदे पे इहो लोग हुकूमत करेंदे पे जिन्हां दा नाम गिनवाया जिन्हां दा नाम मुस्लिम लीग नून है जिन्हां दा नाम पीपल्स पार्टी है जिन्हां दा नाम मुस्लिम लीग काफ है जिन्हां दा नाम जो है PTI है और इन्हां दे वल छोटे छोटे गमाश्ते थी गए जिन्हें MQM थी गई अला हाज़र के आसपे लोग थी गए। ये लोग बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की ज़राअत के दुश्मन हैं। इन्हें को अज तक कोई पॉलिसी जिम्मेदार दे और काश्तकार दे हक कहीं कहीं बढ़ाई। असां बहुत दूर पिछी ते न वञूं सही असां माजी करीब को डेगनूं तो हुणे एक कणक गई है गंदम गुजरी है तुसां देखो इन्होंने डंडे दे जोर दे जो लॉ एंड आर्डर रखे उहदे जोर के उत्ते 1400 रुपए के उत्ते किसान को गंदम जड़ी है इन्होंने मजबूरन लुट की है बिल्कुल की जबरदस्ती और इवें की है ज़बरदस्ती की है और कमाल तक किसान दा मैं समझदा ये मोहसिन जड़ा है ये बिल्कुल मेरे को यकीन है ये किसान जरा है जन्नत वेसी ये जहान जरा मुसीबत चलेंदा पे ना जन्नत वेसी। बहावलपुर पहले नंबर ते बहावलपुर का टारगेट देखो सारे पहले नंबर ते और अस सारे खास तौर पर गाल करूँ जनूबी पंजाब दे तो 1/3 तो अस हे पंजाब जरा है प्रोड्यूस करेंदा पे 1/2 प्रोड्यूस करेंदा पे पंजाब दा बिल्कुल सही ये 3 डिवीजन DG खां बहावलपुर और मकसद है कि मुल्तान डिवीजन करेंदे पे ज़राअत तत्वारी हूँ आ भी ही जनूबी पंजाब से गई है तुहारा ये जनूबी पंजाब के इलाका अलावा जी शह है वो कोई राइस से चला गए या वो कोई गन्ने से चला गए मकई थे भी कुछ मकई थे लेकिन बुनियादी ज़रूरत जी है वो तुम्हारी काटन है और तुम्हारी गंदम है। चीनी तो बेहद सरप्लस है तुम्हारे को सट्टन दी है
अरबे रुपए की तुम्हारे सामने सबसिडी की वजन खादी वजन पीती वजन गन्ना तो बेतहाशा है। लेकिन जुल्म ये इन्होंने कपास को श्रिंक कर दिते। सारा जनूबी पंजाब का सारा एरिया जरा है कपास है। क्यों सारे नाल इन्होंने ज्यादती की पानी की। सिंध पानी पींदा पे 11.5 क्यूसेक फी 1000 एकड़। सही है। पंजाब पानी पींदा पे 8.5 क्यूसेक फी 1000 एकड़ और असाको देंदे पे 3.5 क्यूसेक फी 1000 एकड़। 3.5 क्यूसेक और 3.5 क्यूसेक का पंजाब जड़ा पीवे 8.5 ते सिंध जड़ा पीवे 11.5 नाल मवाजना करो। असां ही जबर ते जुल्म दे अंदरों एक रस्ता बढ़ाया कि चलो असां ही जुल्म दे विचों रस्ता कढणो। आपां कपाह वाले पासे वाले होसे, असां कपाह वाले पासे ही वास्ते होसे कि कपाह जड़ा है ये डेजर्ट प्लांट है, ये चोलिस्तानी प्लांट समझावेंदे। इनको पानी कम तो कम ज़रूरत थींदे। असां ओ तिशनगी जड़ी पानी वाली तिशनगी और ना इंसाफ़ी है असां कन्वर्ट करे उसे कपाह वाले पासे। वाले सारे पिछू शुगर माफिया पै गया, वाले सारे पिछू पै गया तो असा सारा एरिया जरा काटन एरिया है। हुण जुल्म तो है इन्हें लोगों के कन्ने तक जूं नहीं रिंगदी। हल मिन मजीद जुल्म चलावेंदे। अगर 2.5 करोड़ टन कनू गंदम जड़ी है वो आ गई है। हुण 2 करोड़ के अंदर तो इन्हें को कोई परवाह कहनी। अगर कपाह 1.5 करोड़ बेल करूँ 1 करोड़ के अंदर 85 लाख से 88 लाख से आ गई है तो इन्हें को कोई परवाह कहनी। यह दिन सब अच्छा है, हनोज दिल्ली दूरस्त और असा तबाही के किनारे वेंदे पैसे। और बुनियादी वजह है कि ना सारी कुछ आपाशीदी को पॉलिसी है, ना जिम्मेदारें के वास्ते को लोनिंग की पॉलिसी है। बजाय इंदे कि तो वो पॉलिसियां कि इनको इस्तेफादा करें वो तो सारी चीज़ लुट के खा वेंदे। असा को रेट क्या नहीं देंदे। अच्छा सर ये जो तुम पॉलिसी के हवाले नाल यकीनन गाल करेंदे पे तो आपको लगता है कि ये जी एग्रीकल्चर की पॉलिसी कोई भी हुकूमत लेंदी है वो शायद पिछले हुकूमतों का तसलसल होंदे उहदे विच नवा कोई इनपुट अपना शामिल नहीं करना चाहता। काश्तकार भी बैठे वड्डे लैंडलॉर्ड भी बैठे हुकूमतों के माजी के भी बंद रह गए हुण भी बैठे दुनिया के अपने अगर जे लोग बैठे वो अपने एग्रीकल्चर फार्म्स जो शायद जदीद टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंदे पे हमें लेकिन मुल्क के इंप्लीमेंटेशन उहदी कहीं तरह नज़र नहीं आती। देखो लाशारी साहब जरा फ्यूडरल बैठे ना असैम्बली के अंदर वो काबिल ताज़ीर हैं लोग। वो अपने किसान के मफाद की गाल नहीं किते। ही वेले असैम्बली के जो फ्यूडरल बैठे उन्होंने तादाद भी आबादी के तनासब के नाल ॾिठी वञे तो कम अज़ कम वो 50% 55% बैठे थे। लेकिन जुल्म यह है कि उन्होंने मुँह सीते हुए उन्होंने लब सीते हुए उन्होंने जबान जी गुंग है। वो कोई अपनी फैसिलिटीज़ की गाल करें, कोई अपने कारोबार की गाल करें, कोई अपने प्लाटें की गाल करें, कोई अपने राइट ऑफ ये जो कर्जे ने इन्होंने माफ़ी की गाल करें। लेकिन वो जिम्मेदार और ई काश्तकार और ई ज़रात की जी मुल्क की जी असास से खड़े थे उसकी गाल नहीं करेंदे। ये मुल्क दुश्मन भी हैं, ये ज़रात दुश्मन भी हैं। ये कोई गाल काश्तकारी के मुताबिक नहीं करेंदे। और वो इनके प्यू आंदा पे उन्होंने पुत्र आंदा पे उन्होंने पुत्र आंदा पे उनका पुत्र आंदा पे ये जागीरदार हैं जो अपने मफाद की गाल नहीं करेंदे। तुसां देखो कि ये जो बाहर चले गए सारे सामने हैं, इन्हें तो जुर्म साबित थी चुके हैं, हर चीज़ सामने थी चुकी है। वो गलगला मचा होया हुणे आई है जनाब ये चीनी पॉलिसी का हुणे आया जनाब ये सारा ये जरा इन्वेस्टिगेशन आई कोई शय कहीं नहीं। आटा चोर, चीनी चोर, बिजली चोर, हुण मकसद है कि पेट्रोल चोर। ये तो अत थी गई है पिछले जितने दौर हन होने का ये ऐसा इन्होंने यो किते कि वो सारिया ज्यादतियाँ उन्हें जड़ियाँ हैं असाको इन्हीं ज्यादतियों के सामने थोड़ा नज़र आती। लेकिन वल में पॉलिसी की तरफ वेसा कि अयूब खान के बाद कोई डैम नहीं बढ़िया। ये मुल्क का सब को वड्डा अलमिया है। ये बेतहाशा एरिया जड़ा है वो सुनसान पे थे। तुम्हारे सामने 66 लाख एकड़ चोलिस्तान का रकबा जरा वो पे थर पे थिया उनके बाद चोलिस्तान पे थिया। इन्हें कने कोई पानी कहनी सारा पानी इन्हें नाह लेंदा समंदर चला वेंदे। ये पानी मंगण पवंदन तो इंडिया धाड़ धाड़ बचेंदे कि ये देखो ये रिकॉर्ड है मेरे कने ये कितने करोड़ क्यूसिक जो है पानी जरा है साल का ये चाह समंदर चाह मरेंदन लखा कितने लखा क्यूसिक कहनी उनको ज़्यादा है। जब ये वो पानी दो कादर कहनी जब वो पानी को यूटिलाइज नहीं कर सकते तो मेरे को जो आते जो पानी भेजो कोई मैं पागल तक नहीं मैंने को पानी दे देवा। एक तो सारा दुश्मन है सारा जरे चीज़ें हैं राइट हैं जरा सारा जरा है वाटर इंडस वाटर ट्रीटी है उनके उत्ते मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करेंदा। जेरे पानी ज़्यादा थींदे वो सारे दरिया में छोड़ते असाको तबाह बर्बाद कर देंदे। जेरे पानी कम होंदे असाको ड्रॉपलेस करते असारी ज़रात को तबाह कर देंदे। वो असारा दुश्मन है। लेकिन जेरे वेले पानी की कोई गाल करें तो असाको यो कहा जाता है कि ये देखो इन दी गेज गिनो कितना पानी समंदर सटेंदन ये समंदर सट देंदन। असां अगर ज़रात किते इस्तेमाल करें तो इन्हें को क्या है असां जेड़े भी मुकदमे घिन के से असां ना हिले से आलमी अदालत घिन के से असां नाकाम ये थे और डैम टू डैम बढ़ेंदा रह गए और असां जरा है अपना पानी वो जरा रुकेंदा रह गया। असां खामोशी नाल अपने चक्करे च पै रह गए से अपने हुकूमत के चक्करे च पै रह गए। किसान दे किते काश्तकार दे किते एक मरबूत पॉलिसी की ज़रूरत है, एक काटन पॉलिसी की ज़रूरत है,
एक वीट दे जरूरत है, गन्ने दे जरूरत। जोनिंग भी थी होनी चाहिए कि हर बंदा हर इलाके दे विच कम से कम जोनिंग होवे कि भाई ये कॉटन जोन है, ये राइस जोन है, मकई दा जोन है, ये गंदम दा है। मतलब हर बंदा जी को एक साल अच्छा रेट मिल वेंदे। पिछले साल 1400 रुपये मन मकई है, इस बार 900 950 रुपये बिकती पई है। तो हर बंदा होंदे पिछू लग पौंदे। देखो लाशारी साहब, मैं ज़ाती तौर पर जोनिंग के हक कुछ बुनियादों की वजह को हाँ। पहली बुनियाद तो है कि ये बैलेंसिंग ग्रोथ थी सी, सारी जरिया अजनास हैं उन्होंने बैलेंसिंग जरिए ग्रोथ थी वैसी, पैदावार थी वैसी, ना कहीं शायद कमी थी सी, ना कहीं चीज़ ज्यादती थी सी। और मैं ये चाहता कि इन मुल्क के अंदर जरिए जोनिंग थी वे उसकी बुनियाद सिर्फ एक बढ़ाई वजे और पानी बढ़ाया वजे। सही पानी की बुनियाद बढ़ाई वजे। जिहड़े इलाके दे विच पानी ज़्यादा है वो क्रॉप काश की वेंदे जिन्हें दी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जिन्हें दे दरमियाना है उन्हें कितने दरमियानी काश की वजे, और जिन्हें कितने कम को कम पानी है उतना करके कॉटन काश की वजे। सारा हुण ये देखो कि सारी जोनिंग के लिहाज के नाल एक है नहीं, सारे जोनिंग के लिहाज नाल एक है नहीं। सारा एरिया जिहड़ा है कम को कम 3.3 क्यूसेक फी हज़ार मिलते, और इहदे उत्ते सारी ते काटन जरिए सारे किते काटन जिहड़ी है वो फेवरेबल है, असा काटन काश करूँ। लेकिन इतना सारा शुगर मिले का जाल एक नेटवर्क है जिन्होंने ऐसा को फसाया हुआ है, कर्जियां दे फसाया हुआ है, ऐसा को खा लोलीपॉप पे फसाया हुआ है, ऐसा को बेइज्जत किया हुआ है। सारे 3-4 किलोमीटर लंबिया जरिया लाइना लगता रहे वेंदन, सारे कटौतियां थींदन, सारे रेट जड़े 3 साल पैसे किते भई सो सारा एक काटन एरिया जरे इन्होंने ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिते शुगर केन। मैं आखिर हम सब ये भी पूछना चाहता सर पॉलिसियों की गल की थी इवेले मकामी जरा काश्तकार है तुसा रोही दे तमाम काश्तकारों के नाल मेरे को पता है कि उन्होंने नाल लाइजोन दे विच तुहाडे उन्होंने हालात तुहाडे कने गुझे कह नहीं। भावलपुर दी बस्तियां की गल ही करूँ तो सारे काश्तकार तुहाडे नाल ज़्यादातर काश्तकार लाइजोन भी हैं, राबते भी हैं, उन्होंने मसाइल का भी इदराक है। कित्थां खड़े काश्तकार, उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आंदे छोटे काश्तकार का? देखो चोलिस्तान तो एक जानवर की जिंदगी गुजरेंदे पे लोग। काश लाहौरी आते देखते कि ये चोलिस्तान जरा पंजाब का हिस्सा है, लाहौर का एक हिस्सा है, उतना देखें कि लोग किमें गुजरेंदे पे, उन्हें को सेहत क्या सहूलियात हासिल हैं, उन्हें तालीम क्या हासिल है, उन्होंने माशी तरक्की क्या है, उन्हें खावन पीवन क्या है। मैं आखदा कि अज तो कोई 2000 साल पहले जरे लोग रांदे हैं जिमें उन्हें हाँ चोलिस्तान के लोगों का रहन सहन 2000 साल पहले आले लोगों वाली कार है। दसो जिनको सांप नांग खा वजे और उनको वसल खवावन प्याज खवावन के हिंदे ठीक थी वैसी ये 2000 साल पहले आला नुस्खा नहीं। अज भी चोलिस्तान का रूहेला जरा पेरू नंगा वधे थे ये वो कम नहीं। अज भी उनके कपड़े जरे लीर कतई रहे वो नहीं। अज भी उनके बाल जड़े हैं वो पैदा थी जरे चलन लगते हैं तो वाला उन सोटी हाथे पकड़ा देंगे कि मवेशी चरावन ये 2000 साल पहले वाली गाल कहनी। अज भी कोई था तालीम कहनी, अज भी कोई सेहत की गाल कहनी। अज भी उन्होंने खवातीन जरे जिचगी के दौरान बच्चे पैदा करने के दौरान सैकड़ा खवातीन जने मर वेंदे उथा कर। क्या कमाल की गाल है कि चोलिस्तान का बच्चे का मैरिट भी हुए तो एच सन कैनेड कॉलेज पढ़ने वाले लोग मेरा ये वेसन कबर है तेन को खबर लग सन। इन्होंने जो इंसाफियाँ की स्टेट के बहावलपुर के नाल खास तौर पर इलाके नाल मैं जुबान से नहीं वेंदा। असा पाकिस्तान के मुहब्बे वतन है, सारे नवाब ने कुर्बानियाँ पाकिस्तान की ॾिसन, असीं पाकिस्तान किते ॾिसूं जरा लाहौरियों ने इन्होंने पंजाबी ने सगों लुटे। असां ऊँ चीज़ के बड़े खिलाफ हैं। वो ये नहीं से आते कि इतना बहावलपुर के पंजाबी की गल करेंदे थे जेरे बहावलपुर पंजाबी रहंदे सारे बिरा हैं इन वजह बिरा हैं कि वो भी हूँ जुल्म का शिकार हैं। वो भी हूँ नहर तो पानी पींदन जरी तो असां पींदे से, वो भी हूँ अस्पताल वेंदन जरिए असां वेंदे से। असां एरिए के खिलाफ है जितना लाहौर है, जितना तख्त लाहौर है, जरा लुट्टी खादी वेंदे, जितना ऑरेंज ट्रेन चलते हैं, जितना परियां रहंदे, जितना शहजादे रहंदे, जितना मकसद है कि बादशाह रहंदे, वो बादशाहगार लोग हैं, वो बादशाह हैं। उन्होंने मेरिट भी है, उन्होंने नौकरियां भी है, उन्हें तनख्वाह 5-5 लाख रुपए तैन कसी सारे बहावलपुर का बंदा के तस्वुर कर सकते कि इतों कहीं बंदे की तनख्वाह 25-30 लाख रुपया हो। ये हुन लोगों की किस्मत है और वो लोग इवें करने पे। लेकिन दौर बड़े बदलते रहते हैं, तेवर बड़े बदलते रहते हैं, वक्त एक जहा कहीं नहीं रहा। यकीन करो कि महरूमी जी है इन लोगों के अंदर एक गुस्से को जन्म लेंदी पी है, एक ऐसी तहरीक को जन्म लेंदी पी है जिहदा ना उठन होंदे, अपने हक खिनण होंदे, अपने हक ते किते लड़न होंदे और जदोजहद करन होंदे। कितने असां पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग ऐसे कि वो नारे सारे को कहीं नहीं गूंजे जरे चोलिस्तान के चोटियां को बलूचिस्तान के पहाड़ों की चोटियां को गुजरे और वो नारे जरे सिंधु देश गुजरे और वो नारे जरे जड़े KP केदू आन कहीं ही बहावलपुर के नारा पाकिस्तान के खिलाफ सुने हुए। ये लोग पाकिस्तान के ही वजह को वफादार हैं कि सारा नवाब जरा इराद बाप हा वो पाकिस्तान की खातिर हर चीज़ अपनी कुर्बान कर दी और असें पाकिस्तान कुर्बान करने के तैयार से। और वो कुर्बानी की वजह को अज भी पूरे पाकिस्तान के नाल बहावलपुर डिवीजन की कहीं ज़रात का मुकाबला कर गिनो, गंदम की पैदावार का मुकाबला कर गिनो, पंजाब के कहीं डिवीजन के नाल
पंजाब दे कहीं डिवीजन नाल कपास का मुकाबला कर गिनो, पंजाब दे कहीं डिवीजन दे नाल गन्ने का मुकाबला। असां जफाकश लोग हैं, असां अपना घर साड़ के ज़रात को आबाद की खड़े हैं, असां ज़रात को आबाद किया है और ज़रात अलम थामे हुए और असां यकीन करेंदे हैं कि कहीं ना कहीं कोई सारा मुहांदरा आसी, कोई ऐसा मुहांदरा आसी जी असारी उंगली पकड़े सी और सारा लीडर हो सी, कोई मुल्क की ज़रात को संभले सी, ही मुल्क पाकिस्तान के नाल मुहब्बत को संभले सी, ते गरीब दा बाल जिंदे पैर जुत्ती कहीं नहीं होंदी, जुत्ती भी पवे सी, उनको बस्ता भी दे सी, ते उनको तालीम दे करे सी, उनको तालीम भी दे सी। बहुत शुक्रिया जाम हजूर बख्श लाड साहब। प्रोग्राम के हिस्से दे विच ज़ाहिरी गाल है पॉलिसीज़ दे उत्ते गाल थे। ई कने पहले असां गाल की ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नाल वल कुछ उन्होंने दोस्तों के नाल जो एग्रीकल्चर करेंदे हैं तो वल और डाइवर्ट है हाउसिंग सोसाइटियां आले पासे और ई हिस्से दे जिस पॉलिसियां दे उत्ते गाल करनी ही। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ तबीयत की नासाजी के बावजूद जाम साहब ने जो है अज सबको खसूसी टाइम दिते और प्रोग्राम का वेला जो है वो अपना इख्तिताम को पुजदा पे और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के मजीद कुछ नवे टॉपिक्स के उत्ते तुहाडे नाल गुफ्तगू करेसूँ। अज तक किते इतना ही हा। अपने मेज़बान अतर लाशारी को इजाज़त देसो। अल्लाह ने के बाद।